हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज है हमारा मॉक टेस्ट का सेशन नंबर 2। तो ये जो है हमारा मॉक टेस्ट का सेशन नंबर 2 है। अगर आपने फर्स्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे मॉक टेस्ट सीजन 1 को देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस मॉक टेस्ट में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का सारा क्वेश्चन जो रेडी हो गया है, और उसका क्लास बहुत जल्द ही अपने टाइम टेबल के अनुसार स्टार्ट होगा। यानी कल जो है आपके क्लास जो सारे टाइम टेबल से स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसका जो है टाइमिंग आपको आज मैथ की क्लास में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा मैथ की क्लास है वो कब है? 3:30 बजे शाम में। तो 3:30 बजे शाम में हम आज मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, जितने भी लोग हैं जल्दी से लाइव आ जाइए, और इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये मॉक टेस्ट का सेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? निम्नलिखित में से भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारत का सबसे पुराना राजकुल, राजकुल मीन्स राजवंश। अब आपको बताना है कि भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है दोस्तों? तो मौर्य राजवंश। हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। भारत का सबसे पुराना राजकुल कौन सा है? तो मौर्य। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों, आपको ये देखना है कि आप टॉप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जो है सही दे पाते हैं, और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आप जो है कितने क्वेश्चनों का आंसर सही सही दे पाए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाणों की राजधानी है। अब आपको बताना है कि कुषाणों की राजधानी जो है वो कहाँ थी। तो दोस्तों, कुषाणों की राजधानी थी कहाँ पे? पुरुषपुर। कहाँ पे? पुरुषपुर। तो कुषाणों की राजधानी थी पुरुषपुर। जो लोग ऑप्शन सी इसका सही कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं कि कुषाणों की राजधानी कहाँ पे है? पुरुषपुर में। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपके लेवल का क्वेश्चन है कि किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किया। अब आपको बताना है कि सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन कब किया। तो दोस्तों, कब किया था? 1943 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में राष्ट्रीय सेना का गठन किया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के लिए उपयोग में लाई जाती है? तो दोस्तों, मुगल साम्राज्य के दौरान जो है कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के लिए उपयोग में लाई जाती थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पर्शियन। कौन सा? पर्शियन। मुगल साम्राज्य के दौरान कौन सी भाषा सरकारी कामकाज के उपयोग में लाई जाती है? तो पर्शियन। इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ए। जिन लोगों ने ए सही ऑप्शन कर रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। और दोस्तों, इस सेशन का पीडीएफ जो है आपको मैथ क्लास से पहले जो है ग्रुप में दे दिया जाएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ करके इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं? तो दोस्तों, किसने कहा था? तो कबीर ने। किसने कहा था? कबीर ने। कबीर ने क्या कहा था? कि राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। और दोस्तों, लास्ट में आपको बताना है कि आप टॉप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही सही दे पाए हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। अब आपको बताना है कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध था। तो दोस्तों, किसके लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। तो इसका सटीक ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसने किया था। तो दोस्तों, आजाद हिंद फौज का गठन जो है वो किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो आजाद हिंद फौज की गठन जो है वो किसने किया था दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था। दोस्तों, क्वेश्चन है कि जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तब यह पद किसको प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों, किसको प्रस्तावित किया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि प्रागैतिहासिक काल के उपकरण एवं हथियार किसके बनाए जाते थे। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल के उपकरण और हथियार जो है किससे बनाए जाते थे?
तो पत्थर से। किससे बनाए जाते थे? पत्थर से। तो प्रागैतिहासिक काल के उपकरण और हथियार जो है वो पत्थर से बनाए जाते थे। जो लोग इसका आंसर डी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा अवस्थित है। दोस्तों हड़प्पा जो है कहाँ कहाँ पे अवस्थित है? दोस्तों हड़प्पा जो है कहाँ पे स्थित है? माटगुमरी जिले में। कहाँ पे? माटगुमरी जिले में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। कहाँ पे अवस्थित है? माटगुमरी जिले में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के तट पर है? अब आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है वो सरस्वती नदी के तट पर है। तो दोस्तों कौन सा स्थल जो है वो हड़प्पा नदी के तट पर है, सॉरी हड़प्पा स्थल सरस्वती नदी के तट पर है। तो बनावली। कौन सी? बनावली। तो कौन सा हड़प्पा स्थल जो है सरस्वती नदी के तट पर है? तो बनावली। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है बारहमासा की रचना किसने की थी? क्वेश्चन क्या है दोस्तों? बारहमासा की रचना किसने की थी? तो जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि बारहमासा की रचना किसने की थी। तो दोस्तों इसकी रचना की थी मालिक मोहम्मद जायसी ने। मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा की रचना की थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट है भारतीय अधिकारियों के शपथ का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो भारतीय अधिकारियों के शपथ का उल्लेख जो है वो संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दोस्तों किस अनुसूची में किया गया है? तो अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में जो है वो भारतीय अधिकारियों के शपथ का उल्लेख किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी अनुच्छेद 3 में। अब 14 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ईजी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्नलिखित में से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? अब आपको बताना है कि दोस्तों दिए गए ऑप्शन में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है निम्नलिखित में से कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? तो कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? पाकिस्तान से। कहाँ से? पाकिस्तान से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो कहाँ से नहीं गुजरती है? तो पाकिस्तान से। नेक्स्ट है द बुद्ध एंड हिज धम्म। क्या है? द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक कौन है? अब आपको बताना है कि द बुद्धा एंड हिज धम्म के लेखक कौन है। तो दोस्तों इसके लेखक जो है कौन है? महात्मा गांधी। कौन है? महात्मा गांधी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। द बुद्ध एंड हिज धम्म के लेखक है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है स्वराज्य शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो कौन से प्रथम भारतीय थे जिन्होंने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। बाल गंगाधर तिलक ने। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाले प्रथम भारतीय थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था? आपको ये बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से किसने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था। तो दोस्तों किसने विद्रोह नहीं किया था? तो संथाल ने। किसने? संथाल ने। तो संथाल ने 1820 के दशक में विद्रोह नहीं किया था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस सेशन में हम टॉप 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है? 18 नंबर क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी थी? अब आपको बताना है कि गौतम बुद्ध द्वारा प्रवचन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा कौन सी थी। तो दोस्तों कौन सी भाषा थी? पाली भाषा। कौन सी भाषा? पाली भाषा। तो गौतम बुद्ध जो है वो पाली भाषा में प्रवचन देते थे। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर कब हुआ था? अब आपको बताना है कि भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण पत्र पर हस्ताक्षर जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? 1961 में। 1961 में। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ब्लीडर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों किस खेल में ब्लीडर शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो किस खेल में किया जाता है? बॉक्सिंग में। किसमें? बॉक्सिंग में। तो ब्लीडर शब्द का संबंधित जो है वो किस खेल से? तो बॉक्सिंग से। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सिम्पसन, सिम्पसन क्या एक मरुभूमि है? तो सिम्पसन मरुभूमि जो है वो किस देश में स्थित है? तो सिम्पसन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तो सिम्पसन मरुभूमि जो है वो किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है किस देश ने अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41 का अनावरण किया है? तो किस देश ने अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41 का अनावरण किया है? तो दोस्तों किस देश ने DF-41 का अनावरण किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी।
कौन सा? चीन। तो किस देश ने अब तक की सबसे शक्तिशाली मिसाइल DF-41 का अनावरण किया है? तो चीन ने। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? दोस्तों अब आपको बताना है कि इब्न बतूता जो है वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इब्न बतूता जो है वो भारत आया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं और अगर आपने हमारे मॉक टेस्ट सीजन फर्स्ट को नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है आपको आई बटन पे क्लिक करके मिल जाएगा, यानी तो आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट फर्स्ट का लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? यानी निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो दोस्तों किस प्रदेश में है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है? तो उत्तर प्रदेश में। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है बोकारो इस्पात कारखाना किस विदेशी देश के सहयोग से प्राप्त हुआ था? अब आपको बताना है कि बोकारो इस्पात कारखाना में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त हुआ था। तो किस विदेशी देश के सहयोग से जो है बोकारो इस्पात कारखाना को स्थापित किया गया था? तो दोस्तों किस देश ने सहयोग किया था? तो रूस ने। किसने? रूस ने। तो रूस के सहयोग से जो है बोकारो इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। और दोस्तों कल जो है 12 बजे जो है वो क्या होगा? हमारा 100 क्वेश्चन का जो है मॉक टेस्ट होगा। कितने का? 100 क्वेश्चन का, जिस जो कि किससे रिलेटेड रहेगा? तो लूसेंट, उसके बाद SPD और एनी हंट से रिलेटेड रहेगा, जिसमें हम की टॉप 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों कल 12 बजे जो है हम लूसेंट, SPD और एनी हंट के टॉप 100 क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो कल 12 बजे क्लास अटेंड करना मत भूलिएगा। अब नेक्स्ट है महासागरों में ज्वार भाटा के उत्पन्न के क्या कारण है? अब आपको बताना है कि महासागरों में ज्वार भाटा के उत्पन्न के क्या कारण है। तो दोस्तों महासागर में जो है ज्वार भाटा के उत्पन्न के क्या कारण है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। किससे? सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। तो किससे उत्पन्न होता है दोस्तों? सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। अगर आपने इसका सही आंसर दिया है तो प्लीज इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है किस अंग में संपन्न होता है? अगर आपने हमारा प्रीवियस क्लास अटेंड किया होगा तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो दोस्तों किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। किसमें? छोटी आंत में। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग जो है वो छोटी आंत में संपन्न होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन है कि साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों किस प्रथम भारतीय महिला को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन है आशापूर्णा देवी, सुभद्रा कुमारी चौहान, अमृता प्रीतम और महादेवी वर्मा। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों कौन थी? आशापूर्णा देवी। कौन थी? आशापूर्णा देवी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। साहित्य के क्षेत्र में ज्ञान पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आशापूर्णा देवी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है ब्रैड्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? अब आपको बताना है कि ब्रैड्स क्या है? एक रोग है, मानव शरीर का एक रोग है ब्रैड्स, जो कि किस अंग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ब्रैड्स रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो गुर्दा को। किसको? गुर्दा को। तो ब्रैड्स रोग जो है शरीर के गुर्दे अंग को प्रभावित करता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर को अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आपको जो प्रीवियस वीडियो जो है वो 2 गुने स्पीड पे जो है देख लीजिएगा, तो आपको जो है सबसे कम समय में सारे जो है सेशन वो कवर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको सारे वीडियो कितने में देखना है? 2 गुने के स्पीड पे। और हमारा मैथ का क्लास जो है वो कब से स्टार्ट होता है? तो शाम के वक्त। और आज का जो हमारा टाइमिंग है वो क्या है? 3:30 में, यानी 3:30 बजे। तो आज 3:30 बजे जो है हमारा मैथ का क्लास होगा। तो इसे अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा मैथ का सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें आज जो हम ढेर सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों 3:30 में जो है
मैथ का क्लास अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और कल से जो है हमारा सारा क्लास स्टार्ट हो जाएगा, जिसका टाइमिंग आज आपको मैथ की क्लास में दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि संविधान सभा के संचालन समिति, यहाँ पे प्रारूप समिति नहीं है कि इसका आंसर आपको गलत देना है। क्वेश्चन है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता कि भारत के संविधान सभा की केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, अगर यहाँ पे केंद्रीय शक्ति समिति रहता तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाता है? जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाता है? जवाहरलाल नेहरू। जब यहाँ पे क्या रहता? केंद्रीय शक्ति समिति। तो संविधान सभा के केंद्रीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है जो कि बिहार से रिलेटेड है। बिहार में रोहतास किले का निर्माण किसने करवाया था? अब आप जल्दी से बताइए कि बिहार में रोहतास किले का निर्माण जो है वो निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो दोस्तों, शेरशाह ने करवाया था। किसने? शेरशाह ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी। बिहार में रोहतास किले का निर्माण जो है किसने करवाया था? शेरशाह ने। अब नेक्स्ट है, ट्रांस साइबेरियन रेल जोड़ती है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल जो है वो किन दो नगरों को जोड़ती है? तो दोस्तों जल्दी से बताइए, ट्रांस साइबेरियन जो है वो किन दो नगरों को जोड़ती है? तो यहाँ पे देखिए इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? तो ए, लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक से। किसको? लेनिनग्राड को व्लादिवोस्टोक से जोड़ती है। कौन जोड़ती है? तो ट्रांस साइबेरियन रेल। ट्रांस साइबेरियन रेल जो है वो लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक को जोड़ती है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए कि ट्रांस साइबेरियन रेल जो है किसको जोड़ती है? तो लेनिनग्राड और व्लादिवोस्टोक को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि लायंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि लायंस की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है लायंस की खाड़ी? तो लायंस की खाड़ी जो है फ्रांस में स्थित है। कहाँ पे? फ्रांस में। लायंस की खाड़ी जो है कहाँ पे है? फ्रांस में है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। अगर आपने इसका सही ऑप्शन दिया है तो प्लीज इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस मॉक टेस्ट से जुड़ सके। तो दोस्तों, लायंस की खाड़ी जो है वो कहाँ पे है? फ्रांस में। नेक्स्ट क्या है? पोर्ट ऑफ प्रिंस। पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है वो किससे संबंधित है? तो हैती से। किससे? हैती से। तो पोर्ट ऑफ प्रिंस किससे संबंधित है? हैती से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। पोर्ट ऑफ प्रिंस जो है किससे संबंधित है? हैती से। अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इजी है कि गहरा सागरीय भाग समाहित करता है। तो गहरा सागरीय भाग जो है किसको अपने में समाहित कर लेता है? तो दोस्तों, किसको अपने में समाहित कर लेता है? तो ऊर्जा को। किसको? ऊर्जा को। गहरा सागरीय भाग समाहित करता है ऊर्जा को। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? ए हो जाएगा। और दोस्तों, इसका पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया जाएगा और मॉक टेस्ट फर्स्ट का भी जो है वो मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो उसका लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट है, अंध महासागर में अमेजन नदी गिरता है। तो अंध महासागर में जो अमेजन नदी कहाँ पर गिरता है? तो दोस्तों, कहाँ पे गिरता है? तो 0 डिग्री के अक्षांश के पास। कहाँ पे? 0 डिग्री अक्षांश के पास। तो अंध महासागर में अमेजन नदी गिरता है 0 डिग्री अक्षांश के पास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ पे स्थापित हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम उर्वरक, उर्वरक मीन्स खाद, जो कि हम कहाँ पे? खेत में डालते हैं। तो भारत में सर्वप्रथम उर्वरक कारखाना जो है वो स्थापित हुआ था कब? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है 1906, 1910, 1914 और 1918। तो भारत में सर्वप्रथम उर्वरक का कारखाना जो है वो कब स्थापित हुआ था? तो 1906 में। 1906 में। तो भारत में सर्वप्रथम उर्वरक खाना स्थापित हुआ था 1906 में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन पटना के पुराने नाम से प्रचलित नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा पटना का प्राचीन नाम जो है वो नहीं है, यानी पुराना नाम नहीं है? तो कौन सा पटना का पुराना नाम नहीं है? तो जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है पुष्पपुर, कुसुमपुर, अजीमाबाद और खासपुर। तो दोस्तों, निम्न में से कौन सा पटना के पुराने नाम से प्रचलित नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? खासपुर। खासपुर जो है वो पटना का पुराना नाम नहीं है, जबकि अजीमाबाद, कुसुमपुर, पुष्पपुर
और पाटलिपुत्रा जो है वो किनके नाम थे, तो पटना के नाम थे। किनके नाम थे, पटना के। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, खासपुर। खासपुर जो है वो पटना का पुराना नाम नहीं था। तो हमारा सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। आपको पता रहना चाहिए कि पटना का पुराना नाम जो है वो क्या सब था। नेक्स्ट है, बरौनी तेल शोधक कारखाना कब स्थापित हुआ था। जैसे कि आप सभी को पता है कि बरौनी में जो ऑयल रिफाइनिंग का कारखाना है, तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है कहाँ पे सॉरी कब स्थापित हुआ था। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है वो कब स्थापित हुआ था, तो 1964 में। कब स्थापित हुआ था, 1964 में। और बरौनी बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है, तो बरौनी में है। कहाँ पे, बरौनी में। तो बरौनी तेल शोधक कारखाना स्थापित हुआ था 1964 में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। बरौनी तेल शोधक कारखाना कहाँ पे, सॉरी कहाँ पे है, तो बरौनी में। और कब स्थापित हुआ, 1964 में। कब स्थापित हुआ, 1964 में। नेक्स्ट है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो सबसे पहले जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो निम्नलिखित में से किस साल हुआ था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लेवल का है, लेकिन यह क्वेश्चन एसएससी जेईई में भी पूछा जा चुका है और एसएससी एमटीएस में भी पूछा जा चुका है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। और बिहार पुलिस में भी, बिहार पुलिस एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो दोस्तों 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो कब हुआ था, 1969 में। कब हुआ था, 1969 में। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम पदार्थ निम्न में से कहाँ से प्राप्त होता है। अब आपको बताना कि पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो निम्न में से कहाँ से प्राप्त होता है। तो ज्वालामुखी की चट्टान से, या तलछटीय चट्टान से, कायांतरित चट्टान, या अग्नि चट्टान से। तो दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थ जो है वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो तलछटीय चट्टान से। कहाँ से, तलछटीय चट्टान से। तो पेट्रोलियम पदार्थ तलछटी चट्टान से प्राप्त होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। पेट्रोलियम पदार्थ निम्न में से कहाँ से प्राप्त होता है, तलछटी चट्टान से। अब नेक्स्ट है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था। तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण जो है वो किसने किया था। दोस्तों केमिस्ट्री में जो तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनका पहला वर्गीकरण जो है वो किसने किया था। तो किसने किया था, डॉब रैनर ने। किसने, डॉब रैनर ने। तो डॉब रैनर ने सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किया था। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। यहाँ क्या हो जाएगा, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली, यहाँ पे हो जाएगा खाना पकाने वाली एलपीजी गैस, राइट। खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है। तो दोस्तों क्या भरकर गैस गंधयुक्त बनाया जाता है एलपीजी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मर कैप्टन। क्या, मर कैप्टन। तो मर कैप्टन को जो है मिलाकर के एलपीजी को गंधयुक्त बनाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। और दोस्तों एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाते हैं, तो मड कैप्टन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब नेक्स्ट है, 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान से रक्त का बहना रुक जाता है। तो दोस्तों किस पदार्थ को लगाने से कटे हुए स्थान पर से रक्त बहना जो है रुक जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किसको लगाने से कटे हुए स्थान से रक्त बहना रुक जाता है। तो फेरिक क्लोराइड को। किसको, फेरिक क्लोराइड को। कटे हुए स्थान पर अगर ब्लड निकल रहा है और वहाँ पे हम फेरिक क्लोराइड लगाते हैं तो ब्लड निकलना जो बंद हो जाएगा। ब्लड निकलना बंद हो जाएगा किसके लगाने से, तो फेरिक क्लोराइड के लगाने से। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। फेरिक क्लोराइड को लगाने से जो है ब्लड निकलना बंद हो जाता है, यानी रक्त का प्रवाह जो है वो बंद हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। अब देखिए 45 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इजी है और 2020 में ये पूछा जा चुका है बिहार पुलिस कांस्टेबल में। किसमें, बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2020 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक में ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होता है। अब आपको बताना है कि कौन सा धातु जो है अर्धचालक में ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होता है। तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा धातु जो है अर्धचालक में ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। तो कौन सा धातु अर्धचालक में ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग होता है, तो ग्रेफाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था। तो परमाणु बम का आविष्कार जो है वो निम्नलिखित में से किसने किया था। तो दोस्तों परमाणु बम का आविष्कार जो है वो किसने किया था, तो जे रॉबर्ट ने। किसने, जी रॉबर्ट ने। तो परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, जे रॉबर्ट ने। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। और ये आप लोगों के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि परमाणु बम का आविष्कार जे रॉबर्ट ने किया था। नेक्स्ट है,
1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान जो है वो कितना होता है? तो कितना होता है? 4186 जूल के बराबर होता है। तो आपको उस अनुसार से यहाँ पे जो है आंसर खोजना है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान जो है वो कितना होता है? 4.2 इंटू 10 to the power 3 जूल कितना होता है? 4.2 गुणे 10 के पावर 3 जूल। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगर आपको इस तरह से फैक्टर में न दिया रहे, सिंपली वे में दिया रहे, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4186। अब जैसे यहाँ पे ही आप देख लीजिए, यहाँ पे 4.2 को अगर हम 10 to the power 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 10 to the power 3 इक्वल टू कितना होता है? कितना होता है? 10 to the power 3 इक्वल 1000 होता है, वह 1000, और 1000 को 4.2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4200। कितना हो जाएगा? 4200, जो कि किसकी अप्रोक्स है? तो इसकी अप्रोक्स है। तो दोस्तों 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है? 4.2 इंटू 10 to the power 3 जूल। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। अगर आपको इस तरह से फैक्टर में यानी पावर में न दिया रहे, सिंपली वे में दिया रहे, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4186 जूल। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा में कितना मान होता है? 4186। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। सी जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि वर्गीकी का पितामह जो है किसे कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह जो है वो निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो लीनियस को जो है वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? लीनियस को। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है, यानी सेकंड लास्ट है, कि एंजाइम अनुपस्थित होता है। एंजाइम जो है वो कहाँ पे अनुपस्थित होता है? तो दोस्तों कहाँ पे एंजाइम जो अनुपस्थित होता है? तो विषाणुओं में। कहाँ पे? विषाणुओं में। विषाणुओं में जो है एंजाइम अनुपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। एंजाइम कहाँ पे अनुपस्थित होता है? विषाणुओं में। नेक्स्ट है, शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? अब आपको बताना है कि शैवालों में कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? तो जो दोस्तों किसकी बनी होती है शैवालों में कोशिका भित्ति? तो सेल्यूलोज की। किसकी? सेल्यूलोज की। शैवालों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों आज जो है 3:30 बजे शाम में जो है हमारा क्या है, मैथ का क्लास है। कब? 3:30 बजे। और दोस्तों कल जो है 12 बजे हम लूसेंट, एरिहंट और एसपीडी से जो है टॉप 100 क्वेश्चनों को लेके आ रहे हैं। कब? तो कल दोपहर 12 बजे। तो कल दोपहर 12 बजे का क्लास अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप हर एक सेशन का पीडीएफ जो इजीली प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे कब? मैथ की क्लास में शाम के 3:30 बजे। कितने बजे? शाम के 3:30 बजे। और दोस्तों कल से जो आपका सारा क्लास जो है वो अपने टाइम टेबल से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन को हमने रेडी कर लिया है और आपको बहुत ही फास्ट तरीके से आप स्टडी करवाएंगे। तो आज की जो क्लास है वो कब है? 3:30 बजे। तो उसे अटेंड करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे कब? तो शाम के 3:30 बजे।